इंडेक्स फंड क्या है और एक्टिव फंड्स क्या है? इंडेक्स फंड एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो एक्टिव फंड है वो एक उबर या ओला वाली कैब है। इंडेक्स फंड्स क्यों बने थे? सिंप्लिसिटी के लिए। राइट। हमने उसको भी इंजेक्शन लगा लगा के ये इंडेक्स वो इंडेक्स। मेरे को तो राहगीर भाई का गाना याद आ रहा है कि फूलों की लाशों से ताजगी चाहता है आदमी, थोड़ा पागल है, कुछ भी चाहता है। अगर कोई बिगनर है जो स्टॉक मार्केट में पहली बार आ रहा है, उसे क्या करना चाहिए? पैसिव फंड्स मतलब इंडेक्स फंड्स या फिर एक्टिव फंड्स? शायद इंडिया में नहीं, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में इतनी फाइनेंशियल इलिटरेसी है ना, इतनी ज्यादा। किसी को 12% रिटर्न बोलो ना, वो तलवारें निकाल लेता है। ये बातें सुन के लोग ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उन्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं। एक आम व्यक्ति को सेक्टर और थीम, इन दोनों चीजों से दूर रहना चाहिए। क्यों? मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं जो आते हैं म्यूचुअल फंड में, हम तो 3 महीने के लिए पैसा लगाने आए हैं। और जो व्यक्ति 3 साइकिल तक रुक गया, यानी जो 21 से 30 साल तक रुक गया, आप देखना उसकी क्या जाइनॉर्मस वेल्थ क्रिएट होगी। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि सिर्फ एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? जो बिल्कुल रिटायरमेंट के पास पहुंच चुके हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग लड़ाई करने वाले हैं किस मुद्दे पे, कि आप लोगों को सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है या फिर आप लोगों को जो है वो एक्टिव फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट करना है। बात हो रही है म्यूचुअल फंड्स की, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें या दोनों में इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये टॉपिक जो इंटरेस्टिंग लगता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे एपिसोड को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मैं और वृंदा अपने सारे पॉइंट्स रखने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी फ्री हैं अपने पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, राइट। और हो सकता है हम आपका कमेंट जो सिलेक्ट भी कर लें। एंड यस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। और सीधा चलते हैं अब वृंदा के पास। हाँ जी वृंदा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा है। आई थिंक आवाज़ से भी शायद पता चल रहा होगा, बट काफ़ी दिन हो गए थे बातचीत नहीं करी, तो मैंने सोचा कि लेट्स डू इट। हाँ जी। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं तो ये आपसे जानना चाहूँगी, ये दोनों है क्या? इंडेक्स फंड क्या है और एक्टिव फंड्स क्या हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है। इंडेक्स फंड का बहुत सिंपल मतलब ये है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें मैनेजर डिसाइड नहीं करता, फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं। वहाँ पे बस वो म्यूचुअल फंड जो है वो एक इंडेक्स को कॉपी करता रहता है, राइट। अब इंडेक्स क्या होते हैं? हमारे पास बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी मिड कैप 100 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, निफ्टी 500 है एंड निफ्टी माइक्रो कैप 250 भी बना रखा है इंडेक्स, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल इंडेक्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड तरह के इंडेक्सेस भी जो हैं वो है स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडाइसेस हो गए आपके, या फिर थीमेटिक इंडाइसेस हो गए, सेक्टोरल इंडाइसेस हो गए। ऑल इन ऑल इंडेक्स फंड में बस एक बात आपने समझनी है कि कोई भी जो हमारा जो फंड मैनेजर होता है वो डिसाइड नहीं करता कि कौन से स्टॉक्स आएंगे। आप जो इंडेक्स उसने अंडरलाइंग इंडेक्स उसने चूज कर रखा होता है, बस उसी के स्टॉक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में यानी कि आपके फंड में वो 50 स्टॉक्स होंगे जो निफ्टी 50 के अंदर है। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर रहे हैं, तो 51 से लेके 100 तक नंबर तक जो स्टॉक्स आते हैं वो आपके उस इंडेक्स फंड के अंदर जो है वो होने वाले हैं। एक्टिव फंड में क्या होता है? एक्टिव फंड में आप ऐसा समझिए कि फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, यानी वो कंप्लीटली फ्री है। वो कौन सा स्टॉक खरीदना चाहता है, कब उसको बेचना चाहता है, कब उसको खरीदना चाहता है, वो कंप्लीटली उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइट। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इंडेक्स फंड एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, राइट। और आपका जो एक्टिव फंड है वो एक उबर या ओला वाली कैब है, राइट। तो इंडेक्स फंड एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और आपके जो एक्टिव फंड्स है वो उबर ओला कैब है। आप इसके इस तरीके से जो है इसको समझ सकते हैं। दोनों का ही काम है आपको डेस्टिनेशन में पहुंचाना, बट दोनों का तरीका जो है वो अलग होता है, राइट। सो बेसिकली जो एक्टिव फंड्स हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आपका फंड मैनेजर कैसा काम कर रहा है। यस, एक्टिव फंड में हम बोलते हैं कि 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक फंड मैनेजर रिस्क होता है, एक मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क इंडेक्स फंड में भी मिलेगा, लेकिन आपको इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर रिस्क नहीं मिलेगा। यानी कि यू आर फ्री कि भैया आपका फंड मैनेजर का क्या सोच है, उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे जो है वो नहीं आने वाला है। अच्छा, अब ये कहना तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फंड मैनेजर रिस्क नहीं मिलेगा, लेकिन फंड मैनेजर का फायदा भी नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फंड मैनेजर हमेशा आपके पैसे डुबोए। वो आपके पैसे जो है वो बढ़ाता भी तो है, वो आपको इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न भी तो दे सकता है। तो ये बात याद रखनी है कि बस फंड मैनेजर वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, मोटे मोटे तौर पे। सो आप अभी बीच में बता रहे थे कि इंडाइसेस बहुत सारे होते हैं, राइट। सेक्टोरियल भी चीज़ें मिलेंगी आपको, सेक्टोरियल फंड्स भी मिलेंगे, थीमेटिक भी मिलेंगे। तो यहाँ पे ना हमेशा मैंने देखा है कि लड़ाई हो रही होती है कि सेक्टोरियल, हमें तो यही सेक्टर समझ आता है, तो हम तो यही चूज़ करने वाले हैं। तो आपका सजेशन क्या है, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर
किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, मेरे को तो राहगीर भाई का एक गाना याद आ रहा है कि फूलों की लाशों से ताजगी चाहता है आदमी, थोड़ा पागल है, कुछ भी चाहता है। ये इंडेक्सेस जो हमने, मतलब इंडेक्स फंड्स क्यों बने थे? सिंप्लिसिटी के लिए। राइट। हमने उसको भी इंजेक्शन लगा लगा के ये इंडेक्स, वो इंडेक्स, फलाना इंडेक्स, थीमेटिक इंडेक्स हो गया, ये इस वाले सेक्टर का इंडेक्स हो गया। और हमने इतने सारे इंडेक्स फंड्स जो है ले आए हैं कि अब ना एक आम आदमी कंफ्यूज है। मोमेंटम भी आ गया, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स तो हमारे पास थे ही। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि हम इंडेक्स में जाए या फिर हम एक्टिव फंड में जाए, आपने ये पूछा था कि हम सेक्टोरल इंडेक्स में जाएं या सेक्टोरियल इंडेक्स में अच्छा, जाएं फिर। मैं तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि एक आम व्यक्ति को सेक्टर और थीम, इन दोनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो थीमेटिक इंडेक्स हैं या थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हैं या जो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स हैं, इनसे कम्प्लीटली आपको दूर रहना चाहिए। क्यों? आप किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से पूछिएगा जिसके हाथ जल गए होंगे, स्टॉक मार्केट हो या ज़िंदगी हो, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक रियल स्टेट वाली थीम में या सेक्टर में जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, 8 साल तक ज़ीरो रिटर्न। Oh my God. राइट। अभी जिन्होंने रिसेंटली डिफेंस में एंट्री ली है या रेलवेज या पीएसयू, कुछ लोगों ने पैसे बनाए होंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, बट ज़्यादातर लोग जो है वो एक थीम में, एक सेक्टर में तब एंट्री ले पाते हैं जब वो बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका होता है। राइट। क्योंकि उसका हल्ला ही सबसे ज़्यादा तब मचता है। और इंसान इन्वेस्ट कब करता है? जब सबसे ज़्यादा हल्ला मचता है। हल्ला मचता है मतलब वो पीक पे पहुंच चुका है, हर कोई पनवाड़ी भैया भी उसकी बात कर लो इन्वेस्ट, बता रहे हैं तुमको इस वाले सेक्टर में। तो जब आपको ये इंडिकेशन है कि जब आपके बिल्कुल गली नुक्कड़ चौराहे पे किसी सेक्टर की, किसी थीम की बात होने लग जाए, ये इंडिकेशन है वो पीक पकड़ चुकी है अपनी। और ज़्यादातर लोग उसके अंदर तब एंट्री लेते हैं। राइट। एंड पता है क्या है, लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये सेक्टर भी बहुत अच्छा देगा, सेक्टर रोटेशन होने वाला है, ये होने वाला है। मैं कहता हूँ कि सेक्टर इन्वेस्टिंग आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, बट याद रखिए कि वो बहुत साल तक म्यूटेड रिटर्न्स भी दे सकती है और नेगेटिव रिटर्न भी दे सकती है। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज़ दी ओनली वे टू क्रिएट वेल्थ। राइट। आप सेक्टर के पीछे भागोगे, आपका पैसा बहुत समय तक अटका रह जाएगा, फिर आपका म्यूचुअल फंड से विश्वास उठ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि बुरे हैं म्यूचुअल फंड। राइट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेक्टोरल और थीमेटिक इंडेक्स फंड से तो बिल्कुल दूर रहिए। राइट। एंड रही बात कि इसके मुकाबले हम एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें, क्या एक्टिव फंड में भी आपको सेक्टोरल और थीमेटिक जो है वो फंड्स मिल जाएंगे, उनसे भी दूर रहिए। यानी सेक्टर बेस्ड और थीम बेस्ड फंड से आपने हमेशा दूर रहना है, चाहे वो इंडेक्स फंड्स हैं, चाहे या फिर वो एक्टिव फंड्स हैं। राइट। सो यहाँ पे जब आप चीज़ें बता रहे थे ना, वहाँ पे मतलब मैंने कहीं चीज़ ये रीड करी थी विच आई रियली लाइक्ड, कि लोग ना रिस्क एपेटाइट अपना तब मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगता है कि अब तो मार्केट बिल्कुल हाई पे, यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, इतना रिस्क तो हम ले लेंगे। एक्चुअली वो उनकी रिस्क टॉलरेंस नहीं है वो वाली। राइट। आपको पता है क्या है कि मॉर्गन हाउसल ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से बोला है और समझाया है कि हम बहुत पीछे नहीं जाते, 2020 पे जाते हैं। 2020 जिसने जिया है ना, सिर्फ वही फील कर सकता है कि 2020-2021 का समय क्या था। हर परिवार ने, मुझे लगता है कि किसी न किसी खास को या किसी न किसी आसपास वाले को ज़रूर खोया है, चाहे उसका दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, किसी न किसी ने उसको खोया या कोई बहुत ज़्यादा उनको जो है परेशानी हुई है। आप आज से 10 साल बाद उन लोगों से बात करोगे जिन्होंने 2020 में जो थे ही नहीं। राइट। यानी कि 2035 में आप 15 साल के बच्चे से बात करोगे, आप उसको बता दोगे, या 2013 साल के बच्चे से बात करोगे 2020-21 में नहीं था, या 2040 में जब आप बात करोगे 2020 के बारे में, वो कभी भी उस बात को फील नहीं कर पाएंगे कि उस समय मार्केट में क्या हाहाकार थी, लोगों के घर में क्या परेशानियां थी। वो सिर्फ सुन लेंगे, शायद 1-2% फील भी कर ले, लेकिन उनके वो रोंगटे खड़े नहीं होंगे जो हम लोगों के हो जाएंगे वो सुन के कि भाई कैसे हमने थालियां बजाई थी, कैसे अपने लोगों में जो है वो परेशानी आई थी। मैं ये बात क्यों लेके आया, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है। जब मार्केट ऑप्टिमिज्म पे होती है, जब मार्केट पीक पे होती है, तब आप ये नहीं देख सकते कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है। राइट। तब आप अपनी रिस्क टॉलरेंस का आपको पता नहीं चल रहा। रिस्क टॉलरेंस आपकी कब पता चलती है, या वोलेटिलिटी टॉलरेंस आपकी कब पता चलती है? वो पता चलती है जब मार्केट नीचे आती है, कि आप कितना स्टेबली उसको हैंडल कर पाए, आप बिना पैनिक के आप कैसे जो है उसको हैंडल कर पाए। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपकी रिस्क टॉलरेंस बहुत कम है। एंड मैं आपको बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व है, ह्यूमन बींग्स की वोलेटिलिटी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम होती है।
उन्हें ज़रा सा पैसा अपना कम होते हुए दिखता है या बहुत लंबे समय तक अगर रिटर्न ना बनता हो दिखे, वो तुरंत भाग जाते हैं छोड़ के, राइट। तो ये कारण है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में नहीं जाना चाहिए। राइट। सो यहाँ पे ना एक और चीज़ आती है, जब आपने बोला ना कि बहुत जल्दी से लोग भाग जाते हैं पैसा, मतलब मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं जो आते हैं म्यूचुअल फंड में, हम तो 3 महीने के लिए पैसा लगाने आए हैं या 4 महीने के लिए, भाई पैसा कैसे बनाना है फिर। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए आ रहे हो और फिर आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। राइट। मेरे हिसाब से आप कम से कम मिनिमम 7 से 10 साल के लिए आओ। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हो ना, आपको मैं ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ ऐसे फंड्स का जिनको आप शायद 1 साल के ड्यूरेशन में देखोगे या 2 साल के ड्यूरेशन में देखोगे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जब आप उन्हें 7 साल 8 साल की परफॉर्मेंस में देखोगे, राइट, तो खासकर जब आप उनके रोलिंग रिटर्न्स निकाल के देखोगे, फोड़ रहे वो फंड्स, मतलब बढ़िया रिटर्न निकाल के दे रहे, वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो फंड, राइट। लेकिन आप एक दिन की एनएवी देख के कहने लग जाते हो कि यार रिटर्न नहीं दे रहा, तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है, राइट। आप एक दिन में एनएवी दे, पहली बात तो म्यूचुअल फंड आपने लिए इसलिए कि आपको रोज रोज भाई डीमैट अकाउंट ना खोल के देखना पड़े, अब रोज आप एनएवी देख के कर क्या रहे हो, राइट। तो ये आपको ये तो समझना पड़ेगा कि 7 से 10 साल हैं आपके पास, इक्विटीज़ फॉर यू, आपके कम से कम 1-1.5 साइकिल तो कंप्लीट हो। मेरे को लगता है एक साइकिल जो है 7-8 साल की होती है, राइट। कभी इससे ज़्यादा हो जाती है, कभी इससे कम हो जाती है, लेकिन फिर भी 7 से 10 साल की एक साइकिल आप मान के चले कि 7 से 10 साल के बीच में एक साइकिल होगी आपके, कम से कम 1 से 1.5 साइकिल तो कंप्लीट हो। और जो व्यक्ति 3 साइकिल तक रुक गया, यानी जो 21 से 30 साल तक रुक गया, आप देखना उसकी क्या जाइनॉर्मस वेल्थ क्रिएट होगी, प्रोवाइडेड दैट वो अपनी इनकम बढ़ाता रहे और वो इनकम बढ़ा के जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को भी उसी हिसाब से बढ़ाता रहे, राइट। आपको ये देखना साइकिल्स कितनी रुक पाए हो आप, और साइकिल अगर आप रुक गए, 3 साइकिल अगर आप रुक गए, तो आप जैसा कोई इन्वेस्टर हो ही नहीं सकता है, राइट। सो अब मैं कुछ ऐसे सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट इज, अगर कोई बिगनर है जो स्टॉक मार्केट में पहली बार आ रहा है, उसे क्या करना चाहिए, पैसिव फंड्स मतलब इंडेक्स फंड्स या फिर एक्टिव फंड्स? सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच पे, बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, राइट, आपको इक्विटी मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, राइट, एंड स्टिल यू वांट टू इन्वेस्ट, तो पहले तो भाई ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, इसमें मत जाओ जब आपको कुछ नहीं पता तो, राइट। जंप मार मार के थीमेटिक, सेक्टोरल, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनमें मत जाओ अगर आपको कुछ नहीं पता तो। यहाँ मैं बोल दूँ कि इससे पहले कुछ स्मॉल कैप फैंस आके बोले कि भाई आपको नहीं आता स्मॉल कैप, ये है फोर्ट फलाना है ढिमाका है, मैं कह रहा हूँ जो बिगनर है, आप क्वेश्चन समझें कि जो बिल्कुल जीरो पे है, मैं उससे ये बोलना चाहता हूँ कि आप इधर उधर की बातों पे ना सोचें। आप सबसे पहले एक सिंपल ब्रॉड बेस्ड मार्केट जो इंडेक्स है आपका निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, आप इसको अपनाएं, इस इंडेक्स को समझें। और इंडेक्स को समझना बहुत आसान है। आप अगर आधा पौना घंटा लगाएंगे, 1 घंटा लगाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, आपको समझ आ जाएगा ओके दिस इज इंडेक्स फंड। एंड प्लीज़ आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी जो है निफ्टी 50 से ही शुरुआत कर सकते हैं। आप देश की टॉप 50 कंपनीज़ के मालिक बन जाएंगे, राइट, देश की टॉप 50 कंपनीज़ के। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे एटलीस्ट टिल नाउ, तो यू विल फाइंड के ये टॉप 50 कंपनीज जो भी रही, हर 6 महीने बाद रीबैलेंस होता है इंडेक्स का, जो भी रही, उन्होंने ऑन एन एवरेज आपको 12% का CAGR या 12% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न जो है वो दिया है। यानी कि आपकी एफडी जहां आपको 7%, 8% और कभी 6% पर एनम देती है, ये फंड्स आपको जो है अभी तक, हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा कि पास्ट रिटर्न्स जो है फ्यूचर का प्रॉमिस बिल्कुल नहीं होते हैं। हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आपको कि 12% के आसपास का रिटर्न निकलता रहा है। और ये रिटर्न आप, एक तो इंडिया में, शायद इंडिया में नहीं, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में इतनी फाइनेंशियल इलिटरेसी है ना, इतनी ज़्यादा, किसी को 12% रिटर्न बोलो ना वो तलवारें निकाल लेता है। अभी तक तो आधे लोग चले गए होंगे 12% रिटर्न सुनेंगे। आप किसी भी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास चले जाइए, 12% रिटर्न, मैंने बहुत जेन्युइन, बहुत हम्बल, बहुत अच्छा रिटर्न आपको बता दिया है, राइट। पोर्टफोलियो लेवल पे यू शुड नेवर एक्सपेक्ट मोर देन 10 to 11% रिटर्न। पोर्टफोलियो लेवल पे जिसमें डेट भी है, 10.8% शुड बी द रिटर्न। वो भी तब जब आप 90% इक्विटी में रख रहे हैं, 10% डेट में रख रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि बस सब कुछ लगा दूँ इक्विटी में और मेरा रिटर्न आएगा भाई 18%, 20%, जो ऊपर मिल जाए वो बोनस है। बट आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे बेस्ड होनी चाहिए कि इक्विटी आपको 12% के आसपास का रिटर्न दे सकती है। ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस होना चाहिए। खैर, जो लोग समझदार हैं वो समझते होंगे कि भाई आप अंडर एक्सपेक्ट करें, ओवर डिलीवर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप ओवर एक्सपेक्ट करेंगे और अंडर डिलीवर हुआ, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग खराब हो जाएगी, चौपट हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी। खैर, तो मैं बता रहा था आपको कि निफ्टी 50 में एक बिगनर को बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। आप देश की टॉप 50 कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे, और इन कंपनीज़ के प्रॉफिट में, इन कंपनीज़ का जो प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट से रिटर्न बना है 12% का। कोई ऐसे रिटर्न हवा में नहीं बन गया कि भाई हवा हुआ और भाई साहब उसमें से प्रॉफिट निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन कंपनीज ने ग्रोथ ली, इन कंपनीज की सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, तभी जाके जो है इन कंपनीज का
जो निफ्टी 50 का रिटर्न मैं आपको जो बता रहा हूँ 12% वो बना है। और इन कंपनीज के नाम सुनिए, HDFC, रिलायंस, राइट, ITC, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप एयरटेल, आप ये सोच के देखिए कि आप इन कंपनीज के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अगर जवाब हाँ है तो भाई इन कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ाने में आपकी भी जो है वो रोल है, और अगर आपका रोल है तो उन कंपनी के प्रॉफिट्स में आपकी भी हिस्सेदारी होनी ज़रूरी है। और इंडेक्स फंड आपको वही मौका देता है कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की ग्रोथ में अपना हिस्सेदारी जो है वो क्लेम कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन अ प्लेन वनीला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। राइट। सो अब दूसरा सिनेरियो, हाँ जी। एक और पर्सन है एंड ही इज़ इन्वेस्टिंग, उन्होंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया है स्टार्टिंग में अपने करियर में, एंड नाउ ही इज़ फाइनेंशियली स्टेबल, चीज़ें थोड़ी सेट हो चुकी हैं, समवेयर अराउंड, मैं एज ग्रुप अगर बोलूँ 35 to 45 के बीच में है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि सिर्फ इंडेक्स फंड और एक्टिव प्लस इंडेक्स फंड्स? तो ऐसे व्यक्ति के केस में या किसी भी व्यक्ति के केस में जिसको बेसिक टेस्ट आ गया है मार्केट का कि हाउ मार्केट वर्क, उसने अपने आप को समझा लिया है कि भाई आई एम हेयर फॉर लॉन्ग टर्म, राइट, मार्केट को टाइम करना बेकार है, उसके बेसिक फंडा क्लियर हो चुके हैं, राइट, या फिर उसने हमारा म्यूचुअल फंड कोर्स कर लिया है, तो ऐसे केस में मैं उसको बोलूँगा कि आप इंडेक्स के साथ ज़रूर एक अपने एक्टिव फंड को इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आप मेरी भी टाइमलाइन देखोगे ना वृंदा, तो वो ऐसी रही है। पहले मैंने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, फिर ग्रेजुअली जब मुझे समझ आनी शुरू हुई चीज़ें, मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा, सीखा, मैंने खुद बहुत सारे कोर्सेज किए, देन आई रियलाइज़ कि यार कि इंडेक्स फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पोर्टफोलियो, उसके बिना बात नहीं बनेगी। इंडेक्स फंड आपको जो है वो लार्ज कैप का एक्सपोजर देता है, इंडेक्स फंड स्टेबिलिटी देता है आपके पोर्टफोलियो को, एंड देन आप उसके बाद जो है जब आपको मार्केट का टेस्ट पता चल जाए, आपको अपने बिहेवियर के बारे में पता चल जाए, अपनी रिस्क एपेटाइट पता चल जाए, देन यू शुड गो फॉर अनदर फंड्स, जैसे कि जिसे आप एक्टिव फंड बोलते हो, फिर आप एक्टिव फंड्स में जा सकते हो। और एक्टिव फंड में मेरी फेवरेट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। अब एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, आज की डेट में आप देखोगे लगभग सारे फ्लेक्सी कैप ना लार्ज कैप बन के बैठे हुए हैं, राइट, सारे फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप बन के बैठे हुए हैं। मैं इस बात से बिल्कुल चिंता नहीं करता। फ्लेक्सी कैप का फंड का थॉट यही है ना, फ्लेक्सी कैप, जब चाहे लार्ज कैप बन जाए, जब चाहे मिड कैप, जब चाहे स्मॉल कैप, जब चाहे भाई तीनों में आराम से वो अपना डाइवर्सिफाइड रहे। तो मेरे को लगता है इंडेक्स फंड के बाद एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक कैटेगरी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेसिक स्टडी करके उसकी, नहीं तो हम लोग जो पढ़ाते हैं वो भी देख सकते हैं, राइट, एंड यू गुड टू गो। अब वो वाली चीज़ें भी लानी ज़रूरी है जिसके बारे में आप पार्टी में बात कर पाए, है ना, क्योंकि इंडेक्स फंड के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप पार्टी में नहीं बोल सकते ना इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, आपको दूर भगा देंगे, तेरे से बात नहीं करेंगे तो इंडेक्स फंड वाला है, राइट। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि लड़ाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि सिर्फ एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपका आप मार्केट में साइड्स लेने के लिए आए हो, आप मार्केट में लड़ाइयाँ करने के लिए आए हो। इंडेक्स फंड आपके घर का है क्या, एक्टिव फंड आपके घर का है क्या? नहीं ना, आपने दोनों में इन्वेस्ट करना है। राइट। इंडेक्स फंड से आप स्टेबिलिटी लो, फाउंडेशन बनाओ, लार्ज कैप का एक्सपोजर लो रादर देन इन्वेस्टिंग इन एक्टिव लार्ज कैप फंड। और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड से आप लोग जो है वो थोड़ा सा ग्रोथ स्टाइल के बारे में सोच सकते हो कि मैं थोड़ा ज़्यादा कमाने की कोशिश करूँ, राइट। एंड आपको सच बताता हूँ, मेरा तो विश्वास उठ चुका है, धीरे धीरे मेरा लोगों से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि हर कोई फास्ट मनी क्रिएट करना चाहता है, एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक देम रियलाइज़ कि फास्ट मनी जो है वो क्रिएट नहीं होती। जब हम लोग ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन आपका एक बिल पास कर दिया है सरकार ने, जिसमें जो है मनी, रियल मनी इसमें जहाँ पे भी इन्वॉल्व है जिस भी गेम में, उसको बंद कर दिया गया। सरकार को भी रियलाइज़ हो गया कि सट्टा खेल रहे हैं लोग बाग, राइट। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके लिए फॉर लाइफ सिर्फ ये दो कैटेगरी बहुत हो सकती है, एक आपका इंडेक्स फंड, एक आपका जो है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, बस ये बहुत है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट है इक्विटी एक्सपोजर के लिए। हाँ, इंडेक्स फंड में अगर आप थोड़ा प्ले करना चाहते हैं, वैसे तो निफ्टी 50 अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है, तो आप ये कर सकते हैं, वॉट एवर यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़, आप 5,000 निफ्टी 50 में, 5,000 निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाल सकते हैं, राइट। नाउ सम पीपल माइट से कि भाई मैं फिर निफ्टी 100 ही ले लेता हूँ ना, निफ्टी 100 में भी तो 100 शेयर कवर होंगे, और निफ्टी 50 में भी निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में मिला के भी 100 शेयर कवर होंगे, बट दोनों का इम्पैक्ट जो है वो अलग आएगा। ये मैं ऑडियंस के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि वो कमेंट्स बताएं कि इम्पैक्ट कैसे अलग आएगा, और से भी पता चल जाएगा लोग हमारी वीडियो देखते भी हैं कि नहीं देखते। लगभग 17-18 मिनट हुए हैं, 16-17-18 मिनट हुए हैं, तो मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि वाई, what is the difference between investing in Nifty 100 in one shot, and what is the मतलब difference between this and investing in Nifty 50 and Nifty next 50 partially, तो ये आपने मुझे बताना है। तो अब ये ज़्यादा ये प्ले कर सकते हो, राइट। एंड वो जो पार्टी वाली चीज़ें हैं, वो पार्टी वाली चीज़ें आप फ्लेक्सी कैप से फुलफिल कर सकते हो। अब आपको बिल्कुल एकदम स्वैग दिखाना है तो फिर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स आ जाते हैं। एक मैं
आम जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप को 10% से ज़्यादा जगह ना दे। आप फिर वही बात है, आपने अभी रीसेंट रैली देखी है स्मॉल कैप की, आपने स्मॉल कैप का वो वाला रूप नहीं देखा है जब स्मॉल कैप 4 साल शांत बैठे रहेंगे, 5 साल शांत बैठे रहेंगे या फिर नेगेटिव रिटर्न दे रहे होंगे, राइट, तब आपके रिस्क एपिटाइट असली पता चलेगा। अभी तो आपको लगता है सबका कहना है आई एम हेयर फॉर लॉन्ग रन, आई एम हेयर फॉर लॉन्ग रन, आई विल इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। कितने लॉन्ग रन? आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? अभी आपने फॉल देखा है मार्केट का, अभी आपने वो साइकिल देखी है मार्केट की। मैं किसी के ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी लॉन्ग रन के लिए हूँ, राइट, बट मैं फिर भी अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का, मेरे ख्याल से मेरे पोर्टफोलियो में एक्सपोजर सिर्फ 3-4% या 5% होगा और मिड कैप का 7-8% के आसपास होगा। मतलब विद इन 20% मिड कैप स्मॉल कैप दोनों निपट रहे होंगे मेरे पोर्टफोलियो में, जहाँ तक मुझे समझ आता है, राइट। तो यही मेरी एक सलाह है, एक रिक्वेस्ट है, एक गाइडेंस है कि आप वेनिटी मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं ना, कि भाई शोशा वाली मैट्रिक्स जो है उसमें ज़्यादा ना फंसे। आप अपना प्लेन इन्वेस्टिंग को जितना सिंपल रखें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस लड़ाई में ना पड़े कि इंडेक्स अच्छा है कि एक्टिव अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों में इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठाइए। आपको क्या दिक्कत है? मेरे पास इंडेक्स फंड्स हैं, मैंने अपने एक इंडेक्स फंड का मैंने पोर्टफोलियो बनाया, 2018 से बनाना शुरू किया और आज 2025 चल रहा है और उसका जो XIRR है वो 16-17% के आसपास है। 16-17% के आसपास सिर्फ इंडेक्स फंड से XIRR आ रहा है। मैं इससे ज़्यादा थैंकफुल हो ही नहीं सकता भाई। आपने एक प्लेन वनीला इंडेक्स फंड में जिसके लिए नो नॉलेज वाज रिक्वायर्ड, नो नथिंग, या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं, वही मुझे अगर 16-17% का XIRR दे रहा है तो आई एम हैप्पी, राइट। तो ये बात समझनी है कि आपने लड़ाई नहीं करनी है, इंडेक्स फंड से शुरुआत करनी है। थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स के बारे में है, फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हो, शोशे करने हैं आप, मिड कैप स्मॉल कैप मल्टी कैप, रायता बहुत है, जितना मर्जी आप लोग फैलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जितना समेट के चलोगे, जितना सिंपल रख के चलोगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है, राइट। सो जो आप बीच में बोल रहे थे ना कि आपको शो ऑफ नहीं करना, मतलब पार्टीज में नहीं बोलना, सबसे ज़्यादा यही चल रहा होता है पार्टीज में, भाई मैंने तो ये वाला मल्टी बैगर स्टॉक और ये, भाई वेल्थ क्रिएट करनी है ना कैसे भी कर, मतलब इट्स बेटर टू गो ऑन अ सिंपल पाथ। मल्टी बैगर स्टॉक के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहले तो मिलते नहीं, मिल गए तो लोग उसमें ऐसे ट्रक लोड ऑफ मनी नहीं इन्वेस्ट करते कि भाई उनके फाइनेंस पे कोई इम्पैक्ट आ जाए। Exactly. अगर आपने एक मल्टी बैगर ले भी लिया और आपने उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट भी कर लिए और वो वहाँ से 10x भी हो गया, क्या हुआ? Exactly. 1 लाख बन गए। वेल्थ क्रिएट नहीं हुई आपकी। ये बातें सुन के लोग ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उन्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिया एक अमेजिंग कंट्री, आई फील ब्लेस्ड टू बी इन इंडिया, और हमारे पास तो सारी अपॉर्चुनिटी है, चाहे रिसोर्सेज हो चाहे मौके हो। इंडिया छोड़ के जाने के, मैं फिर भी इंडिया में रहना पसंद करता हूँ, बट सिविक सेंस और फाइनेंशियल सेंस ये बहुत ज़्यादा मिसिंग है हमारे अंदर, राइट। और मैं नहीं बोल रहा कि इंडिया के अंदर, हमारे अंदर, हम सब के अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइनेंशियल सेंस लिया है अपने अंदर और थोड़ा सा सिविक सेंस लिया है, हमारे जैसी कंट्री नहीं है कहीं पे। क्या अमेजिंग रिसोर्सेज है हमारे पास, क्या हमारे पास जो है भाई, क्या टैलेंट है, डाइवर्सिटी कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन लोगों को ये बात बोल दो, ऑफेंड हो जाते हैं। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल सेंस लाइए अपने अंदर। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको समय लगेगा आपको। और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं, आप झुनझुनवाला साहब से मोटिवेटेड है, हम भी मोटिवेटेड है, मुझे भी बड़ा इंस्पायरिंग लगता है। पता नहीं लोग क्या करते हैं, मैं तो उनकी स्पीच सुनता हूँ, बड़े आराम से वॉक पे जाता हूँ, उनका कोई ना कोई पुराना इंटरव्यू होता है वो सुनता हूँ और इतना इंस्पायरिंग लगता है। लेकिन फिर भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई कि वो कोई और थे, मैं कोई और हूँ। हम दोनों का काम करने का, जीवन जीने का तरीका, जीवन के बारे में सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। Exactly. ये मेरे एक सबसे रिक्वेस्ट है कि लड़ाई ना करें एक्टिव पैसिव स्टॉक्स। आप एक्टिव से जाएं, पैसिव से जाएं, जैसे मर्जी जाएं, लेकिन सोच समझ के जाएं, सही एक्सपेक्टेशन के साथ जाएं, राइट, सही नॉलेज के साथ जाएं। इंश्योर करें कि डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इससे बड़ी बात मैं बोल नहीं सकता। इंश्योर करें कि आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो यू आर गुड टू गो। और कुछ बातें ऐसे दिमाग में आ रही है कैसे लोगों को बरगलाया जाता है, बरगलाया जैसे थोड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। कभी कभी किसी से कोई गलत काम कराना होता है ना, तो आप उसको बहुत ज़्यादा ना उसके कान भरते हो, उसे मोटिवेट करते हो, ये करते हो वो करते हो। वैसे ही आम रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कान भरे जाते हैं। देख भाई 100 रुपये लगा दे, खोएगा तो कितने खोएगा, 100 ही तो खोएगा, लेकिन ऊपर तो अपसाइड पोटेंशियल तो बहुत सारा है। ये इतनी कॉमन लाइन है जो मैंने सुनी है कि 100 लगा दे, खोएगा तो 100 ही खोएगा, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। भाई वो 100 करके लाखों करोड़ों खोदेगा। ट्रू। इस बात का आपको एहसास नहीं है।
अपसाइड पोटेंशियल के चक्कर में हम डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी पीपल आर डूइंग. राइट. ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में भागना, राइट, जो आपको सही बातें बता रहा है उनको बेवकूफ़ समझना और उसको कामयाब समझना जो भाई आपको मिसगाइड कर रहा है, ये फाइनेंशियल सेंस की कमी है, नथिंग एल्स. राइट. सो कमिंग टू द लास्ट सिनेरियो, हाँ. जो बिल्कुल रिटायरमेंट के पास पहुंच चुके हैं, हाँ. अब उनको क्या करना चाहिए? जो बिल्कुल रिटायरमेंट के पास पहुंच चुके हैं, पहली बात मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप रिटायर हो गए, आपने एक अच्छी अपनी जीवन जिया है. सेकेंडली, अब आप बैठ के सोचिए कि आपके पास क्या है इस समय, राइट. अगर किसी ने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करी होगी तो उसको वो मोर और लेस, मैं आपको बताऊँ, फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लाइफ में. फाइनेंशियल प्लानिंग अगर किसी ने अच्छे से की होगी तो मोर और लेस अपने कॉर्पस के आसपास होगा जो कॉर्पस उसे रिक्वायर्ड होगा. बस उन्होंने ये काम करना है कि उस कॉर्पस को संभाल के रखना है, उस कॉर्पस को गंवाना नहीं है. तो मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने एक वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट से मुलाकात हुई मेरी. ही इज़ अ रिटायर्ड पर्सन एंड आई वॉज सरप्राइज जब उन्होंने बोला कि मैं टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह सीख रहा हूँ और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर लेता हूँ. डर लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा डर लगता है. एक रिटायर्ड व्यक्ति, उन्होंने अच्छा कॉर्पस जोड़ लिया, वेरी गुड, ग्रेट, अमेजिंग, बट ये जो ट्रेडिंग आप शायद टाइम पास के लिए कर रहे हैं ये गलत है. क्योंकि आपको नहीं पता कब ये टाइम पास लत में बदल जाए, एक एडिक्शन में बदल जाए और कब आपका बहुत बड़ा कैपिटल जो है उसमें लूज़ कर जाए. बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं, राइट. तो जो रिटायर्ड व्यक्ति है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ी सी बकेट्स बनानी चाहिए. एक बकेट ऐसी हो जो बिल्कुल सेफ जगह पे पार्क्ड हो. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बात करता हूँ पोस्ट ऑफिस में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चलती है, उसमें 30 लाख रुपीज़ मेरे ख्याल से एक व्यक्ति जो है वो डाल सकता है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उस पर 8%, 8.1% के आसपास का इंटरेस्ट भी मिलता है. एंड सीनियर सिटीजन है तो आपको टैक्स की भी ज़्यादा चिंता नहीं होगी क्योंकि अब तो काफ़ी हमारे पास जो है बड़े स्लैब्स मिले हुए हैं, है ना. तो आप ऐसी जगहों पे पैसा डालिए, अपना एक बकेट ऐसी जगह पे डालिए जहाँ से आपको फिक्स्ड के साथ साथ सेफ रिटर्न मिलता रहे, राइट, जिससे आप अपना मंथली खर्चा जो है वो चलाते रहे. दूसरी बकेट पे एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अपने पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड बना के रखिए, डिपेंडिंग अपॉन योर मेडिकल इंश्योरेंस एट्सेट्रा. आपकी क्या मेडिकल कंडीशन, आपके मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है, एक अच्छा अपना इमरजेंसी फंड भी एक साइड में पार्क करके रखिए. वो इमरजेंसी फंड ऐसा हो सकता है कि आपके 2-3 साल का खर्चा हो, राइट. एंड आफ्टर दैट जो पैसा आपके पास बच जाता है, आपने लगभग अपने फर्स्ट बकेट में अपने 6 से 7 साल का, 8 से 10 साल का, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, योर सिचुएशन, आप डेट फ्री हैं, आपके पास अपना घर है, आपके बच्चे भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, या अभी भी आप कोई और एंगल से भी हो सकता है कोई चाहे 20,000 रुपये महीने ही कमा रहा हो रिटायर होने के बाद एक्टिवली किसी कंसल्टेंट के रूप में, किसी भी रूप में, तो हर जगह पे बात बदल जाती है. तो आप मान के चलिए 6 से 10 साल का पैसा आपका बकेट 1 में हो जहाँ पे आपको फिक्स इनकम मिलती रहे, राइट. आप उसमें से पैसा विड्रॉ करते रहिए. ये भी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके, राइट. उसके बाद आपके पास एक इमरजेंसी फंड की बकेट होनी चाहिए. एंड लास्ट बकेट आपकी होनी चाहिए, जो पैसा आपके पास बच गया वो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए. अगेन आप इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं, आप अगेन जो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन देते हो ऐसे फंड में भी जा सकते हैं, बिकॉज आप उस पैसे को हाथ नहीं लगाने वाले अगले 10 से 12 साल, राइट. एंड ये भी ज़रूर बोलना चाहूँगा, रिटायर्ड है तो आपके बहुत सारे हो सकता है ड्रीम्स भी हो जो आपने फुलफिल कर रहे हो, तो आप उसके लिए भी एक बकेट बना सकते हैं कि भाई ये मेरी ड्रीम बकेट है जिससे मैं अपने शौक जो है वो पूरे करने की कोशिश करूँ. करने चाहिए, अपने शौक ज़रूर पूरे करने चाहिए जीवन जीते हुए भी, मतलब अपनी एक्टिव लाइफ में भी और रिटायर्ड वाली लाइफ में भी आपको अपने शौक ज़रूर पूरे करने चाहिए, राइट, जो आप अफोर्ड कर पाए. बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, राइट. ये बात हमें समझनी है कि शौक सबके होते हैं, पूरे करिए, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए. तो आपकी जो लास्ट बकेट बच जाएगी वो इक्विटी में आप डालिए और उस बकेट को आप कोशिश कीजिए 10, 12, 15 साल तक हाथ मत लगाइए. जितना लंबा आप खींच सकते हैं अपनी पहली बकेट से, राइट, उससे आप खींचिए और उसके बाद ही आप अपने इक्विटी वाले बकेट पे जाइए. अगर आपने उसे 10-12 साल दे दिए, अगेन आप लगभग 1.5 साइकिल्स जो है कंप्लीट कर चुके हो उसके साथ, आई थिंक वो फंड इतना ग्रो कर जाएगा कि उसमें से आप फिर ईयरली विड्रॉ करते रहेंगे तो वो पैसा ख़त्म नहीं होगा. अल्टीमेटली वो आपको अपने बच्चों को देके जाना पड़ेगा, राइट. तो थोड़ा सा मैंने एक जेनरिक आइडिया दिया है, राइट. इसमें अपने फिगर्स डाल के देखिए, अपनी लाइफ की सिचुएशन डाल के देखिए और देखिए क्या आउटपुट आता है ना. और जिन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, जिनके पास अब कुछ नहीं है, आई एम सॉरी बट अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी. अभी भी आप चाहें तो थोड़ा सा किसी की मदद लेके, गाइडेंस लेके आप जो है अपने फाइनेंसिस को थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं. देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं,
क्या ऐसे एसेट्स हैं जो शायद आपको नहीं चाहिए अब इस लाइफ के अंदर, राइट, और क्या ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप लिक्विडेट कर सकते हैं और ठीक जगह पे इन्वेस्ट करके अपनी रिटायरमेंट जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, अपना समय जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। राइट। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी एंड आपने हमेशा लाइक इनिशियली यू सेड कि आपने सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था एंड ग्रेजुअली यू मूव टू एक्टिव फंड्स ऑल्सो। तो आप अपना अगर कोई एक्सपीरियंस या फिर आपको कैसा लगा जब शिफ्ट किया, क्या चीज़ें आपने ध्यान रखी, वो आप शेयर करना चाहो। देखो, मैं बाय नेचर आई एम अ वेरी 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 कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, राइट। इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति अगर कंजर्वेटिव है ना तो वो सबसे पहले तो इंडेक्स फंड की तरफ ही देखेगा, राइट। फिर उसके बाद ग्रेजुअली जब मैंने अपना रिसर्च शुरू किया, जब मुझे चीज़ें समझ आनी शुरू हुई, तो मुझे समझ आया कि मैं आई कनेक्ट माई सेल्फ विद दिस। ये है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक, राइट। एंड आई थिंक हर वैल्यू इन्वेस्टर ने ज़रूर इसको जो है पढ़ा होगा, समझा होगा, और अभी भी बीच में पेन रखा हुआ है और कुछ मैंने मार्क भी कर रखा है। मेरे तो मैंने मैं वही पढ़ दूँ आपके लिए। चैप्टर 8 पढ़ रहा हूँ मैं इस समय इसका, और चैप्टर 8 में 8वीं बार पढ़ रहा हूँ इस बुक का, राइट। तो आई कनेक्ट विद दिस फिलॉसफी, द वैल्यू इन्वेस्टर फिलॉसफी। और वैल्यू इन्वेस्टर्स मुझे लगता है बड़े कंजर्वेटिव लोग होते हैं, और मैं भी इनके साथ पढ़ के इनके बारे में सुन के मैं भी बड़ा कंजर्वेटिव बन गया हूँ। सो डर लगता था। देन आई शिफ्टेड टू एक्टिव फंड्स, और बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसे फंड्स दिख गए, समझ आ गए, मिल गए जिनमें डाउन साइड जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। एंड आई फील कॉन्फिडेंट नाउ, राइट, क्योंकि उन फंड के साथ इन्वेस्ट करते हुए मुझे 7 साल हो गए हैं, राइट। मैंने अभी अपने पोर्टफोलियो में 2 नए फंड्स ऐड करे हैं, ओके। वो भी उसी कैटेगरी से मैंने चूज़ करे हैं जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, राइट। अगेन, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ये आपको उनको थोड़ा रिसर्च करके समझना पड़ेगा, राइट। तो मेरे रिसर्च के हिसाब से वो वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। शुरू में थोड़ा इंटिमिडेटिंग था कि इंडेक्स फंड यार सही तो है, बढ़िया तो है, लेकिन ग्रेजुअली आई रियलाइज कि नहीं, आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर एक्टिव फंड्स की अपनी जगह है, और आपको इसमें, कई लोग पता है सिर्फ इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ईगो में आके, देख भाई सिर्फ ईगो, सिर्फ इंडेक्स फंड वाला हूँ मैं। अरे क्यों इंडेक्स, मतलब इससे क्या हो जाएगा? आप ना बड़े बनते हो ना छोटे बनते हो एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करने से। आपकी अपनी एक गोल है, वो गोल अचीव करने के लिए ये सारी बस रास्ते हैं, ये सारे एक तरीका है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो करिए आप, एक्टिव पैसिव दोनों में करिए। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अच्छा रहा है, एंड ऑनेस्टली मेरे एक्टिव फंड्स ने मुझे ज़्यादा रिटर्न दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडेक्स से नफरत करता हूँ। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स, आई वॉज लकी टू इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड्स एट द राइट टाइम। मेरा पोर्टफोलियो का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, राइट। और एक्टिव फंड्स की वजह से अब मैं उस बेस के ऊपर ही अपनी एक अच्छी बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर पा रहा हूँ, राइट। सो बिफोर वी क्लोज ये पॉडकास्ट, वन लास्ट क्वेश्चन। अभी आपने क्योंकि बुक दिखा दी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो और कौन सी बुक्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहोगे हमारे ऑडियंस को कि रीड करनी चाहिए? बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ बुक्स यहाँ पे भी रखी हुई हैं, राइट। बट मैं अभी के लिए ये 2 बुक्स आप मेरे पास हमेशा देखेंगे, 1 एंड दिस इज़ 2, राइट। और हमने काफ़ी बार इनके बात करी। दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये तो मेरे लिए ऐसा है कि ना, ये मेरी गो टू बुक है। मैं जब भी कहीं फंसता हूँ, मैं रैंडमली कोई चैप्टर इसमें से खोलूंगा और उसमें 4-4, 5-5, 6-6 पेज के चैप्टर हैं, और कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू कर दूंगा। मतलब ये तो मैंने ऑफिस में भी देखा है, लाइक एवरी कॉर्नर वी हैव वन कॉपी, एवरी कॉर्नर ऐसा है। और ये वाली कॉपी मैंने अच्छी ली थी, इसमें ना हार्ड कवर मिला था मुझे, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील गुड फैक्टर आया था, तो मैंने ये भी ले ली अपने पास, राइट। एंड सेम एज एवर, एंड मॉर्गन इज गोइंग टू बी लॉन्चिंग अ न्यू बुक वेरी सून, तो वो भी हम देखेंगे। आर्ट ऑफ स्पेंडिंग, मेरे ख्याल से उनकी नई बुक आ रही है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वेरी टफ टू रीड, वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम रीड ओनली चैप्टर 8, मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। अगर आप मार्केट की वोलेटिलिटी को समझना चाहते हैं, रीड ओनली चैप्टर 8, राइट। ये 3 बुक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड इसके अलावा अभी एकदम से कुछ कनेक्ट नहीं कर रही, बहुत सारी बुक्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, जो मैं पढ़ता रहता हूँ। इंडियन ऑथर से बात करूँ, मोनिका हलन जी की बुक्स हैं जो एक बिगनर के लिए बहुत अच्छी रह सकती हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए मोनिका हलन जी की बुक्स को, राइट। एंड सारी बुक्स आप पढ़ लेंगे, लेकिन भाई अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बेवकूफ़ है आप। तो पढ़िए और इम्प्लीमेंट करिए, राइट। इस बुक में जो लिखा है वो गोल्ड है, इस बुक में जो लिखा है वो गोल्ड है, लेकिन इन बुक्स को पढ़ के आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो गोल्ड रही, वो तांबा रह गया भाई, वो, राइट। तो प्लीज़ अच्छी बुक्स पढ़िए, इससे आपका माइंडसेट बदलता है, आपका बिहेवियर बदलता है, और बिहेवियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पर्सनल फाइनेंस, राइट। आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें आज कवर कर ली हैं, सो लेट्स क्लोज द पॉडकास्ट। बिल्कुल, कंक्लूजन यही है भाई, इंडेक्स और एक्टिव दोनों बढ़िया है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप दोनों से ही वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बट
यहाँ पे आप स्टैंड लेने नहीं आए हैं, और स्टैंड लेने का आपको कुछ नहीं मिल रहा है, राइट, कि आप एक्टिव वाले हैं पैसिव वाले, दोनों में इन्वेस्ट करें, सीखें, दोनों से फ़ायदा उठाएं, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं इन्वेस्टिंग को, सिंप्लिसिटी की तरफ जाएं। जितनी सिंपल आपका पोर्टफोलियो होगा उतना पीसफुल आपकी लाइफ होगी, उतनी पीसफुल आपकी रिटायरमेंट होगी, ठीक है ना। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।